मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, इसी सपनों के शहर में एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ की हर गली में सिर्फ दो चीजें चलती थी, खून और खौफ। 1970s के बाद का ये वही दौर था जब मुंबई की हवा बारूद सी महकती थी और हर इलाके पर किसी न किसी गैंग का कब्जा हुआ करता था। उसी दौर में मास स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के कारण मुंबई की कई टेक्सटाइल मिल्स पर ताला पड़ चुका था और एक ही झटके में लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। इन्हीं बेरोजगारों में से एक ऐसा लड़का भी था जो अपनी नौकरी खोने के बाद जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा और उसने अपनी खुद की गैंग बना ली। धीरे धीरे सेंट्रल मुंबई के इलाकों में उसके नाम का दबदबा हो गया। उसने कुछ ही समय में पहले से स्टैब्लिश कई गैंग से टकराकर उसका सफाया कर दिया और खुद को और भी मजबूत करने के लिए दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला लिया। लेकिन जल्द ही दोनों की ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और मुंबई की सड़कें खून से लाल होने लगी। जहां दाऊद ने उसके भाई की हत्या करवा दी तो वहीं उस लड़के ने इसका बदला सरेआम दाऊद के जीजा की हत्या करके लिया। वो इतना बेखौफ था कि एक समय पर जब पुलिस के डर से दाऊद इब्राहिम समेत एक से बढ़कर एक डॉन देश छोड़कर भाग रहे थे, तब भी वो अकेला मुंबई में जमा रहा और अपना क्रिमिनल एम्पायर बढ़ाता रहा। इतना ही नहीं, मुंबई अंडरवर्ल्ड का ये डॉन आगे चलकर विधायक की कुर्सी पर भी विराजमान हो गया। ये कहानी है डैडी ऑफ डॉन्स कहे जाने वाले अरुण गवली की, जिसके बारे में कभी शिवसेना चीफ बाल ठाकरे ने कहा था कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास अरुण गवली है। अरुण गुलाब गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपार गांव में हुआ। हालांकि उसका परिवार मध्य प्रदेश के खंडवा का रहने वाला था और उसके पिता गुलाब राव अर्ली 1950s में बेहतर रोजगार की तलाश में अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई के साथ मुंबई आ गए थे। यहाँ दोनों टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री में काम करने लगे और मुंबई में रहते हुए ही उनके 6 बच्चे हुए। परिवार बड़ा था और आमदनी कम, लेकिन इसके बावजूद गुलाब राव का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। इसलिए उन्होंने अरुण गवली का एडमिशन बायकला के म्युनिसिपल स्कूल में करवा दिया। यहाँ से प्राइमरी एजुकेशन करने के बाद अरुण गवली ने आगे की पढ़ाई सिटी हाई स्कूल से की, लेकिन जब वो 11th क्लास में था तब उसके पिता की नौकरी छूट गई, जिससे घर की आर्थिक हालत और खराब हो गई। मजबूरी में अरुण गवली को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसे घर घर जाकर दूध बेचने के अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होना पड़ा। दूध बेचते हुए ही उसने मुंबई की गलियों और वहाँ के लोगों को बेहद करीब से जाना और उसकी यही समझ आगे उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उस दौर में मुंबई टेक्सटाइल मिल्स का शहर था। परेल, चिंचपोकली, बायकला और कॉटन ग्रीन जैसे इलाकों में सैकड़ों मिल्स थी जहां लाखों लोग काम करते थे। दूध बेचने के कुछ समय बाद अरुण गवली ने भी यही रास्ता अपनाया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नौकरी करने लगा। उसने खटाऊ मिल्स, गोदरेज एंड बॉयज और क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसी कंपनियों में कुछ सालों तक काम किया, लेकिन 1970s के आखिरी सालों में मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उथल पुथल मचना शुरू हो गई। मास स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के कारण यहाँ की कई मिल्स बंद हो गई, जिसके चलते लाखों लोग बेरोजगार हो गए, जिनमें से एक अरुण गवली भी था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने स्कूल के पुराने दोस्त रमा नायक से हुई, जो अब कुछ नौजवानों के साथ क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था। बेरोजगार हो चुके अरुण गवली को पैसे कमाने का ये रास्ता बड़ा पसंद आया और उसने अपने भाई किशोर गवली के साथ डॉन पारसनाथ पांडे के लिए काम करना शुरू कर दिया। पारसनाथ पांडे उस समय बायकला इलाके में मटका, गैम्बलिंग और इलीगल लिकर का धंधा चला रहा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही अरुण गवली के पास थोड़ी पावर और लोकल कंट्रोल आया, वो पारसनाथ पांडे को ही आंखें दिखाने लगा और उसने मटका गैम्बलिंग के पूरे धंधे को अपना बनाने की चाहत पाल ली। लेकिन अकेले उसके लिए पारसनाथ पांडे से भिड़ना आसान नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्त रमा नायक से हाथ मिला लिया, जो अब तक खुद भी एक उभरता हुआ गैंगस्टर बन चुका था। इसके बाद बाबू रेशम नाम के एक और गैंगस्टर के साथ मिलके अरुण गवली और रमा नायक ने BRA गैंग बनाई, जिसका नाम तीनों के नाम के फर्स्ट लेटर से मिलकर बना था। BRA गैंग का मकसद सेंट्रल मुंबई के इलाकों, खासकर बायकला, परेल, 7 रास्ता, अग्रीपाड़ा, मजगांव और लाल बाग में अपनी दादागिरी कायम करना था। उन दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में मुंबई आते थे। मुंबई में माइग्रेशन इतना बढ़ गया था कि नेटिव महाराष्ट्रियंस को नौकरी मिलना मुश्किल हो गया।
इसके चलते लोकल लोगों में नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ नाराजगी पनपने लगी। इसी नाराजगी को समझते हुए अरुण गवली ने एक नया रास्ता अपनाया। उस समय बायकला इलाके पर मोहन सरमलकर की गैंग बायकला गैंग का काफी कंट्रोल था। मोहन सरमलकर खुद महाराष्ट्रियन था, लेकिन उसकी गैंग में पारसनाथ पांडे, कुंदन दुबे और राज दुबे समेत ज्यादातर गैंगस्टर्स नॉर्थ इंडियंस थे। अरुण गवली ने देखा कि लोकल लोग इस वजह से बायकला गैंग को पसंद नहीं करते थे। ऐसे में उसने लोकल लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए मोहन सरमलकर की गैंग को खुलकर चैलेंज किया और नॉर्थ इंडियंस को मुंबई से बाहर निकालने की बातें करने लगा। इस दौरान गवली ने मोहन सरमलकर की गैंग को भैया गैंग कहना शुरू किया और अपने गैंग का नाम बदलकर बायकला कंपनी कर दिया, ताकि बायकला इलाके के लोग उसे ही असली दादा समझे। महाराष्ट्र में आम तौर पर नॉर्थ इंडियंस को भैया कहा जाता था। नॉर्थ इंडिया में भैया बड़े भाई को कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ लोग इस शब्द का प्रयोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपमानित करने के लिए करते हैं। अरुण गवली वो पहला शख्स था जिसने महाराष्ट्र से नॉर्थ इंडियंस को बाहर निकालने की बात करके भैया गैंगस्टरों को चुनौती दी थी। कहा जाता है कि शिवसेना का भैया भगाओ मुंबई बचाओ का नारा अरुण गवली के काम से इंस्पायर होकर उभरा था। एक तरफ अरुण गवली नॉर्थ इंडियंस का विरोध करके लोकल लोगों के बीच हीरो बन रहा था, तो दूसरी तरफ गैंग के नाम बदलने से कई लोगों को लगने लगा कि बायकला कंपनी ही बायकला गैंग है। इस कंफ्यूजन से गवली को ये फायदा हुआ कि जो लोग मोहन सरमलकर की बायकला गैंग में जाना चाहते थे वो गवली की बीआरए गैंग में शामिल होने लगे, जिससे उसकी पावर और इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ता गया। इस तरह अब अरुण गवली सीधे मोहन सरमलकर की गैंग से टक्कर ले रहा था। दोनों गैंग्स के बीच गहरी दुश्मनी होने के बावजूद कुंदन दुबे की बहन पुष्पा और रमा नायक का बड़ा भाई अरविंद दोनों प्यार में पड़ गए। जैसे ही ये बात कुंदन दुबे को पता चली, वो बौखला गया और वो एक दिन बीच सड़क पर अरविंद को सबके सामने पीटने लगा। अपने बड़े भाई को पिटता देख उसका छोटा भाई उमाकांत अरविंद को बचाने लगा, लेकिन इस बीच कुंदन दुबे ने अपना आपा खो दिया और उसने उमाकांत की चाकू मारकर हत्या कर दी। अपने छोटे भाई की हत्या से रमा नायक बदले की आग में जलने लगा और हाथ धोकर कुंदन दुबे की जान के पीछे पड़ गया। यहीं से बीआरए गैंग और भैया गैंग के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई। अरुण गवली के लोगों ने एक एक कर भैया गैंग के लोगों को मारना शुरू कर दिया। एक दिन अरुण गवली के लोगों ने पारसनाथ पांडे को घेर लिया और भरी भीड़ में उस पर चाकू और तलवार से वार करके उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। इसके बाद मोहन सरमलकर की भी हत्या कर दी गई। गवली के लोगों ने कुंदन दुबे पर भी हमला किया, लेकिन वो किसी तरह जान बचाकर मुंबई से भाग निकला। पारसनाथ और मोहन की मौत के बाद मटका गैम्बलिंग सिंडिकेट में खलबली मच गई। ऑपरेटर्स इतने डर गए कि या तो उन्होंने ये धंधा छोड़ दिया या फिर वो अरुण गवली की बीआरए गैंग के अंडर काम करने लगे। इस दौरान अरुण गवली ने सदा पावले एलियस सदा मामा से हाथ मिलाकर खुद को और पावरफुल बना लिया और इलीगल लिकर डेंस, मटका गैम्बलिंग और एक्सटॉर्शन के जरिए खूब पैसे बनाकर कुछ ही सालों में सेंट्रल मुंबई में अपनी धाक जमा ली। इसी दौरान खून खराबे के मामले में रमा नायक को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए रमा नायक की मुलाकात राजन नैयर एलियस बड़ा राजन से हुई और दोनों दोस्त बन गए। चूँकि बड़ा राजन दाऊद का आदमी था, इसलिए रमा नायक ने उसका इस्तेमाल करके दाऊद से संबंध बना लिए। उस समय तक पठान गैंग ने मन्या सुरवे के साथ मिलकर दाऊद के बड़े भाई शबीर इब्राहिम की हत्या कर दी थी और दाऊद इब्राहिम अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। ऐसे में उसने अरुण गवली से हाथ मिला लिया और अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस दोस्ती का नतीजा ये हुआ कि जहां एक तरफ दाऊद की सटीक मुखबिरी के चलते मन्या सुरवे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, तो वही दूसरी तरफ दाऊद ने अरुण गवली की बायकला कंपनी की मदद से पहले पठान गैंग के सरगना करीम लाला के भतीजे समद खान और फिर उसके भाई अब्दुल रहीम खान को खत्म कर दिया। इस तरह साल 1988 तक अरुण गवली ने दाऊद की डी कंपनी के लिए पैसे लेकर इतनी हत्याएं की कि उसे सुपारी किंग कहा जाने लगा। इस दौरान अरुण गवली की दोस्ती दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड छोटा राजन से भी हुई। अरुण गवली दाऊद के लिए काम करने के साथ साथ रियल एस्टेट के धंधे में भी अपना दबदबा जमा रहा था। चूँकि उस समय पुलिस लीगल कंस्ट्रेंट्स के चलते इस तरह के सिविल मैटर्स में हाथ नहीं डालती थी, इसलिए अरुण गवली अपने कई कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों को प्रोटेक्शन देकर उनके फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को सुलझाने का काम करने लगा। इसके बदले में उसने कभी कॉन्ट्रैक्टर से फ्लैट लिया तो कभी उनके प्रॉफिट का 50% हिस्सा लिया और इस तरह रियल एस्टेट के धंधे से अरुण गवली ने कुछ ही सालों में करोड़ों कमाए।
अंडरवर्ल्ड के दूसरे गैंगस्टर्स भी रियल एस्टेट के बिजनेस में अपनी धाक जमाने में लगे हुए थे और रियल एस्टेट ही वो कारण बना जिसने अरुण गवली और दाऊद के बीच की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। हुआ कुछ यूँ कि साल 1988 में दाऊद इब्राहिम के आदमी शरद शेट्टी और अरुण गवली के पार्टनर रमा नायक के बीच जोगेश्वरी की एक बड़ी लैंड डील को लेकर विवाद हो गया। रमा नायक को उम्मीद थी कि दाऊद उसका साथ देगा क्योंकि उसने अरुण गवली के साथ मिलकर उसके कई दुश्मनों को खत्म किया था, लेकिन दाऊद ने अपने खास शरद शेट्टी का पक्ष लिया। इससे रमा नायक का खून खौल उठा और उसने सबके सामने दाऊद इब्राहिम की सरेआम बेइज्जती कर दी। उस समय तो दाऊद इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वाकये के बाद उसने रमा नायक को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। वो चुपके से रमा नायक की पुलिस से मुखबिरी करवाने लगा, जिसके चलते कुछ ही महीने बाद पुलिस ने रमा नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया। अरुण गवली रमा नायक को अपने भाई से भी बढ़कर मानता था, इसलिए जैसे ही उसे दाऊद की साजिश का पता चला उसने डी कंपनी से नाता तोड़ दिया और यहीं से मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे भयंकर गैंग वॉर की शुरुआत हो गई। अब दोनों गैंग्स एक दूसरे के आदमियों को निशाना बनाने लगे। मुंबई की गलियों में गोलियों की आवाजें आम हो गई और अंडरवर्ल्ड का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। रमा नायक की मौत के बाद अरुण गवली ने पायकला कंपनी की पूरी कमान अपने हाथों में ली और दगड़ी चौल को अपने क्रिमिनल एम्पायर का हेडक्वार्टर बना लिया। दगड़ी चौल जो पहले एक बेहद साधारण रेजिडेंशियल एरिया था, अब अरुण गवली के चलते एक सुरक्षित किले में बदल चुका था, जहां से वो एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स जैसे काम किया करता था। पुलिस से बचने के लिए गवली ने अपने घर के नीचे कई सीक्रेट टनल्स बनवा रखे थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो आसानी से फरार हो सके। यहाँ वो अपने परिवार के साथ करीब 3 एकड़ में बने कई आलीशान बंगलोज में रहता था, जिसे सिक्योर करने के लिए उसने चारों तरफ 15 फीट ऊंची दीवारें बनवाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने घर की दीवारों, अलमारियों और बेड्स में भी छिपने की जगह बनवाई हुई थी। उसे अपनी सुरक्षा इतनी प्यारी थी कि उसने उस कारपेंटर को भी मार डाला था जिसने उसके घर में छिपने की जगह बनाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाहर किसी को भी उसके सेफ जोन्स का पता चले। इसी दौरान उसकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। उसे पुणे के वडगांव मावल की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की जुबैदा मुजावर से प्यार हो गया, लेकिन जब उसने जुबैदा से शादी का प्रस्ताव उसके परिवार के सामने रखा तो अलग धर्म से होने के कारण जुबैदा के परिवार ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे में दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली और जुबैदा हिंदू धर्म अपनाकर आशा गवली बन गई, जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। दगड़ी चौल में अरुण गवली की ताकत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम भी चुप नहीं बैठा था। अरुण गवली दाऊद के कई भरोसेमंद आदमियों को मरवा चुका था, जिनमें से एक सतीश राजे भी था, जो मुंबई में दाऊद के फाइनेंसेस देखता था। अपने लोगों की मौत के बदले में दाऊद ने अपने कुख्यात शूटर और किलिंग मशीन के नाम से मशहूर सौतिया का इस्तेमाल करके गवली के करीबी साथियों को एक एक कर खत्म करना शुरू कर दिया। उसने पहले बाबू रेशम, फिर अशोक जोशी और फिर उसके बड़े भाई किशोर गवली की बेरहमी से हत्या करवा दी। अपने बड़े भाई और साथियों की हत्या से अरुण गवली अंदर तक हिल गया। अरुण गवली अब दाऊद से इसका बदला चाहता था, लेकिन उस समय तक दाऊद पुलिस के डर से पहले ही दुबई भाग चुका था। इसलिए अरुण गवली ने दाऊद को गहरी चोट पहुंचाने के लिए उसकी बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मारने का फैसला किया। 26 जुलाई 1992 को गवली के 4 शूटरों ने दाऊद इब्राहिम के जीजा इब्राहिम पारकर को उसके होटल में घुसकर दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। अपने बहनोई की निर्मम हत्या से दाऊद अंदर तक हिल गया। नतीजा ये हुआ कि मुंबई में गैंग वॉर अपने चरम पर पहुंच गई और कुछ ही महीनों में दोनों ने एक दूसरे के 24 लोगों की हत्या कर दी। दाऊद के गुंडों ने 12 सितंबर 1992 को जे हॉस्पिटल के अंदर घुसकर शैलेश हलदंकर की भी हत्या कर दी, जो दाऊद के जीजा इब्राहिम पारकर की हत्या में शामिल था। इस शूटआउट में दाऊद के शूटर्स ने कुल 500 राउंड की फायरिंग करके मुंबई को हिला डाला था, जिसमें 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। जे हॉस्पिटल शूटआउट के महज 6 महीने बाद 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए।
जिनमें 257 मासूम लोगों की जान चली गई और 1400 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। ये हमले दाऊद इब्राहिम द्वारा करवाए गए थे, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये ब्लास्ट दाऊद और उसके साथियों ने हिंदुओं को मारने के इरादे से करवाए थे, इसलिए डी कंपनी में कम्युनल डिवीजन हो गया। दाऊद के राइट हैंड रहे छोटा राजन ने डी कंपनी छोड़ दी और हिंदू गैंगस्टर्स के साथ मिलकर एक अलग गैंग बना ली और मुंबई छोड़कर मलेशिया में जा बसा। ऐसे में जहां बड़े बड़े डॉन देश छोड़कर भाग खड़े हुए थे या मारे जा चुके थे, वही अरुण गवली मुंबई से भागा नहीं और उसने वहां अपने पैर मजबूती से जमाए रखे। उसको अब पूरी मुंबई पर राज करने का बहुत बड़ा मौका नजर आ रहा था। इसके बाद उसने बिना वक्त गवाए मुंबई में बचे हुए दाऊद के गुर्गों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। दाऊद के कई गुंडे डर के मारे दुबई भाग गए और जो नहीं भाग सके उन्होंने गवली के सामने घुटने टेक दिए और उसके लिए काम करने लगे। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर केवल एक नाम लिखा हुआ था, अरुण गवली। अरुण गवली अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं रहा था, बल्कि दगड़ी चौल में वो अपनी एक तरह की पैरेलल सरकार भी चलाता था। वहाँ हर दिन उसके घर के बाहर मीटिंग होती थी, जहाँ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उसके पास आते और गवली एक राजा की तरह फैसले लेता। वो कुछ लोगों को अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके नौकरी भी दिलवाता और गणपति और दुर्गा पूजा जैसे बड़े फेस्टिवल्स भी धूमधाम से ऑर्गेनाइज करवाता। यही वजह थी कि दगड़ी चौल और आसपास के इलाकों में उसकी छवि एक रॉबिन हुड की बन गई थी और उसे चाहने वाले उसको प्यार से डैडी बुलाते थे। उसने मुंबई को अपने इशारों पर नचाने के लिए 1000 शूटर्स की एक बड़ी टीम खड़ी कर रखी थी। कहा जाता है कि वो अपने गैंगस्टर्स को मंथली सैलरी देता था ताकि उनकी लॉयल्टी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए हो। इस दौरान अरुण गवली कई बार अरेस्ट हुआ, लेकिन वो हर बार छूट जाता। गवाह उसके खिलाफ गवाही देने से डरते थे और उसके पास देश के नामी क्रिमिनल लॉयर्स की पूरी टीम थी, जो किसी भी मामले में फंसने पर उसे कोर्ट में निर्दोष साबित करके बेल दिलवा देते थे। एक बार जब मुंबई के चीफ मिनिस्टर रहे शरद पवार के करीबी जियाउद्दीन बुखारी की हत्या के आरोप में अरुण गवली को जेल हो गई, तो वो जेल में रहकर अपने क्रिमिनल एम्पायर को अपनी पत्नी आशा की मदद से ऑपरेट करता रहा। उसकी पत्नी उसके पीछे दगड़ी चौल को बिल्कुल अरुण गवली की तरह ही संभालती, इसलिए अरुण गवली को जहां लोग डैडी कहते थे तो वही उसकी पत्नी को लोग मम्मी बुलाते थे। इस दौरान 1995 में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे। बाबरी मस्जिद के गिरने और मुंबई सीरियल ब्लास्ट होने के बाद उस समय महाराष्ट्र में कम्युनलिज्म बढ़ गया था। ऐसे में शिवसेना जो सत्ता से बाहर थी, उनके चीफ बाल ठाकरे ने हिंदू गैंगस्टर के रूप में छवि बना चुके अरुण गवली, अमर नायक और अश्विन नायक के रुतबे को इस्तेमाल करके हिंदू वोटर्स में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी एक रैली में अपने ओपोनेंट्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। एक और रैली में उन्होंने अमर नायक और अरुण गवली को आमची मुले यानी हमारे बच्चे कहा। उस समय गवली जेल में था और बाल ठाकरे के मुंह से गवली के लिए ये बात सुनकर लोगों को लगने लगा कि अरुण गवली के सर पर बाल ठाकरे का हाथ है। इससे लोगों के बीच गवली और पॉपुलर हो गया। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे अरुण गवली का मन शिवसेना से तब खट्टा होने लगा जब दूसरे हिंदू गैंगस्टर्स अमर नायक और अश्विन नायक शिवसेना के ज्यादा करीब होने लगे और मुंबई के कई इलाकों में अपना दबदबा बढ़ाने लगे। इससे अरुण गवली आग बबूला हो गया। उसने अश्विन नायक को मरवाने के लिए उस पर फायरिंग करवाई, लेकिन वो बच गया। कुछ समय बाद अश्विन नायक की पत्नी नीता नायक ने शिवसेना ज्वाइन कर ली, जिससे अरुण गवली की शिवसेना से और भी दूरियां बढ़ गई। वो शिवसेना से इतना बैर मानने लगा था कि अब वो शिवसेना के लोगों को भी निशाना बनाने लगा। इसी बीच महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर जीत हासिल करके सरकार बना ली। गवली उस समय जेल में था और उसकी वाइफ आशा को डर था कि कहीं उसके हस्बैंड का एनकाउंटर न करवा दिया जाए। आशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि दाऊद से पैसे लेकर मुंबई पुलिस उसके हस्बैंड को मारना चाहती है। जब भी पुलिस अरुण गवली को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करती, आशा गवली पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर चलती ताकि रास्ते में पुलिस उसके पति का एनकाउंटर ना कर दे। इस दौरान अरुण गवली को कई बार एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाता रहा ताकि वो जेल से अपने क्राइम ऑपरेशंस ना चला सके। तभी उसे पता चला कि उसके फ्रीक्वेंट जेल ट्रांसफर्स के पीछे बाल ठाकरे के बेहद करीबी जयंत जाधव का हाथ है।
ऐसे में अरुण गवली ने जेल से ही अपने आदमियों से जयंत जाधव को रास्ते से हटाने को कहा। इसके बाद अप्रैल 1996 में गवली के गैंगस्टर्स ने जयंत जाधव की उसके घर के बाहर हत्या कर दी। गवली इतने पर ही नहीं रुका और कुछ दिन बाद उसने शिवसेना के एक और एमएलए रमेश मोरे की भी हत्या करवा दी। बाल ठाकरे जयंत जाधव को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसकी हत्या की खबर से वो गुस्से से भर गए। चूँकि उस समय शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार में थी, इसलिए मुंबई पुलिस पर जल्द से जल्द अरुण गवली के पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दबाव बनने लगा। इसके बाद गवली गैंग के कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और अरुण गवली को येरवाड़ा जेल शिफ्ट कर दिया गया, जिसे महाराष्ट्र के सबसे सिक्योर जेलों में गिना जाता है। लेकिन जयंत जाधव की हत्या इतनी सफाई के साथ की गई थी कि कोर्ट में गवली के खिलाफ सबूत नहीं मिल सके और वो उसी साल के अंत तक बेल पर जेल से बाहर आ गया। अब तक अरुण गवली को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे पॉलिटिक्स में उतरना होगा। उसे उम्मीद थी कि राजनीति में अगर उसका सिक्का चल गया तो पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर पाएगी। जेल से बाहर आने के कुछ महीने बाद ही उसने शिवसेना को छोड़ चुके कई लोकल लीडर्स को एकजुट करके अखिल भारतीय सेना यानी ABS नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। उसने अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करने के लिए लोकल कनेक्ट, अग्रेसिव आउटरीच और सिंबॉलिक लॉयल्टी जैसे शिवसेना के ही तरीके अपनाए, जिससे उसकी पार्टी कुछ ही सालों में कुछ इलाकों में अच्छी खासी पॉपुलर हो गई। साल 2004 में उसने मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, मगर वो कुछ वोटों से हार गया। लेकिन उसी साल विधानसभा चुनाव में गवली ने चिंचपोकली लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा और उसकी जबरदस्त जीत हुई। डैडी ऑफ डॉन्स कहा जाने वाला अरुण गवली अब अपराध की गलियों से निकलकर विधायक बन चुका था। उसके पीछे अब पुलिस की गाड़ियां उसको पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उसको सुरक्षा देने के लिए चलती थी। विधायक बनने के बाद गवली की सवारी आम नेताओं की तरह नहीं होती थी। वो हमेशा मिनी बस में चलता था, जिसमें उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा 20 बॉडीगार्ड्स तैनात रहते थे। ये सभी मिल मजदूर परिवारों के लड़के थे जो उसे डैडी कहकर पुकारते थे। गवली अपनी काली कमाई से इन परिवारों की रोटी का इंतजाम करता और बदले में ये युवा ढाल बनकर उसकी हिफाजत करते। लेकिन जिंदगी में इतना कुछ हासिल करने के बाद भी अरुण गवली संतुष्ट नहीं था। विधायक बनने के बाद भी वो कभी किसी बड़े बिजनेसमैन के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेता तो कभी शिवसेना के नेताओं को मारने का मौका ढूंढता। उसे लगा कि अब कोई उसे छू नहीं सकता, लेकिन उसका ऐसा सोचना और शिवसेना से बड़ी टक्कर लेना आगे चलकर उसके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। अरुण गवली की जिंदगी में विधायक बनने के बाद सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था, लेकिन साल 2007 में उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। 2007 की शुरुआत में मुंबई नगर निगम के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में अरुण गवली ने भी अपने कई कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में उसके बेहद करीबी अजीत राणे घाटकोपर असल्फा वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ शिवसेना ने उस इलाके के एक बड़े बिजनेसमैन कमलाकर जाम सांडेकर को चुनावी मैदान में उतारा। अरुण गवली किसी भी कीमत पर अजीत राणे की जीत चाहता था, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा था। इस क्लोज कॉन्टेस्ट में अजीत राणे कमलाकर जाम सांडेकर से 367 वोटों से हार गए। इस हार ने अरुण गवली को भीतर तक झकझोर दिया। उसी दौरान गवली को कमलाकर के दुश्मनों से उनकी हत्या करने की 30 लाख रुपए की सुपारी मिल गई। अब कमलाकर को मारने की गवली के पास दो वजह थी। पहला पर्सनल ग्रज और दूसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद शूटर्स को कमलाकर जाम सांडेकर को जल्द से जल्द मार डालने का आदेश दे दिया। 2 मार्च 2007 को गवली के 4 शूटर 2 बाइकों पर सवार होकर कमलाकर जाम सांडेकर के घर पहुंचे और उन्होंने उनकी बेटी की आंखों के सामने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर में कई गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। इस हत्या ने मुंबई को झकझोर कर रख दिया था। कुछ समय की जांच पड़ताल के बाद इस हत्या के जुर्म में मई 2008 में अरुण गवली और उसके 15 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर मकोका के तहत केस दर्ज हुआ और उसके खिलाफ इसी कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। हालांकि ये अरुण गवली के लिए कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी वो 8 बार जेल जा चुका था, पर हर बार उसे बेल मिल गई थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। करीब 5 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट में उसे दोषी पाया गया और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। गवली के जेल जाते ही मुंबई पुलिस ने उसके नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया। इस दौरान मुंबई पुलिस ने 600 से ज्यादा क्रिमिनल्स को मार गिराया था, जिनमें से 90 गैंगस्टर्स गवली की गैंग के थे।
साल 2009 में गवली ने जेल से ही विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उसकी पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को हार का सामना करना पड़ा। गवली को आजीवन कारावास की सजा मिलने से उसका क्रिमिनल एम्पायर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उसकी बेटी गीता गवली और पत्नी आशा गवली ने उसकी पॉलिटिकल पार्टी को संभाले रखा और दगड़ी चौल में उसके इन्फ्लुएंस को बरकरार रखा। अरुण गवली की जिंदगी उसके राइज से लेकर उसके फॉल तक इतनी पॉपुलर रही कि उस पर 2 फिल्में बन चुकी हैं। साल 2015 में जहां उसकी लाइफ से इंस्पायर मराठी फिल्म दगड़ी चौल बनी, तो वही साल 2017 में बॉलीवुड फिल्म डैडी बनी, जिसमें अरुण गवली का किरदार एक्टर अर्जुन रामपाल ने निभाया था। अरुण गवली करीब 17 सालों से नागपुर जेल में बंद है। साल 2024 में उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उसने महाराष्ट्र सरकार के साल 2006 के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए अपनी रिहाई की मांग की है। इस सर्कुलर के अनुसार जो कैदी 14 साल से ज्यादा सजा काट चुके हो और जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो, उन्हें रिहा किया जा सकता है। चूँकि गवली की उम्र भी 65 साल से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अप्रैल 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने उसे अर्ली रिलीज की मंजूरी दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि अरुण गवली आज भी सोसाइटी के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में देखना होगा कि कभी मुंबई की गलियों पर राज करने वाला अरुण गवली आगे कभी रिहा होगा या फिर बाकी की जिंदगी भी उसको जेल में ही बितानी पड़ेगी। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर एक से बढ़कर एक माफियाओं का कब्जा रहा। जहां सपनों की इस नगरी पर कभी अरुण गवली ने राज किया, तो कभी उससे पहले यहाँ दाऊद इब्राहिम की तूती बोलती थी। दाऊद के पिता पुलिस में थे और उनका काम मुजरिमों को पकड़ना था, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि सबसे बड़ा मुजरिम खुद उनके घर में बैठा हुआ था। दाऊद से पहले मुंबई पर हाजी मस्तान का राज था, जिसे मुंबई का पहला डॉन भी कहा जाता है। कभी पंचर की दुकान पर तो कभी कूली का काम करने वाला हाजी मस्तान कैसे मुंबई का डॉन बना, ये कहानी भी अपने आप में अनोखी है। दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान दोनों की ही कहानी जानने के लिए आप हमारे मुंबई माफिया सीरीज के पिछले वीडियोस देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।